व्हाट्सअप गाइस, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मिर्च मसाला। ये एक इंडियन ड्रामा है और ये राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक औरत सोनबाई की कहानी है, जिसकी हिम्मत को देखकर सारा गांव दंग रह गया। और इसकी हिम्मत गांव के नामर्दों के लिए एक सबक थी। इससे पहले कि हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी आज़ादी के पहले की है, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। और ये वो वक्त थी जब अंग्रेजी सरकार को कर्ज की अदायगी न करना मानो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था, और इसके बदले में सरकार उनकी ज़मीन भी हड़प कर लेती थी और सबक सिखाने के लिए उनकी औरतों की इज्जत को उछाला जाता था। और अगर कोई इसके खिलाफ बोलता तो उसे कड़ी सजा दी जाती और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उन्हें जान से भी मार दिया जाता था। हालांकि अंग्रेज इन कामों को डायरेक्ट नहीं किया करते थे, बल्कि इसके लिए जिले में अपने सूबेदार बैठा रखे थे और ऐसे सूबेदार कोई भारतीय हुआ करता था। और राजस्थान के किसी एक गांव में किसी ऐसे ही सूबेदार ने अपना डेरा जमा रखा था, जिसके आते ही इसके सिपाहियों ने गांव की औरतों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और मुर्गियों और इनके जानवर लेकर चले जाते। और इन सिपाहियों का कैरेक्टर किसी डाकू से कम नहीं हुआ करता था। गांव के लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि जब तक सूबेदार और इसके सिपाही गांव के आसपास रहेंगे, इनका जीना ऐसे ही मुहाल करते रहेंगे। मगर इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनसे डरते नहीं थे। एक दिन जब गांव की औरतें नदी से पानी भर रही होती हैं, सूबेदार अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। बाकी औरतें तो डर कर वहां से भाग जाती हैं, मगर इनमें से एक औरत सोनबाई नहीं भागती और वो सूबेदार से कहती है कि गांव में जानवरों के लिए अलग तालाब है और यहाँ सिर्फ इंसान ही पानी पिया करते हैं। सूबेदार ने डरपोकों की बस्ती में ऐसी तेज जुबान वाले किसी की भी उम्मीद नहीं की थी। फिर वो कहता है कि क्या वो इस जानवर को भी थोड़ा पानी पिला सकती है। तब वो कहती है कि इंसानों की तरह पानी पीने के लिए झुककर हाथ फैलाना पड़ता है। तब वो झुककर पानी पीता है और वो वहाँ से चली जाती है। गांव में टीचर भी है जो बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और स्वराज्य के डिमांड में गांधी जी को सपोर्ट करता है। इस बात पर गांव के लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसका स्वराज कब आएगा और वो दिखता कैसा है, क्या अंग्रेज उससे डरकर भाग जाएंगे। मास्टर ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि इन जाहिलों को स्वराज तब समझ में आएगा जब ये लोग कुछ पढ़ लिख लेंगे, और अब ये तो पढ़ने से रहे, मगर इनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर वो अवेयर करना चाहता था। इसके क्लास में गांव के कई बच्चे आया करते थे, मगर फिर भी मास्टर के दिल में एक कसक थी कि गांव की बच्चियां पढ़ने नहीं आया करती। इसलिए वो एक दिन गांव की मुखिया से बात करता है कि वो अपनी बेटी को भी पढ़ाए लिखाए। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और इसे बदलना भी पड़ता है। सूबेदार के आने की खबर पूरे गाँव में फैल चुकी है, इसलिए गाँव के लोग इसे खुशामद करने के लिए इसके तंबू के पास आते हैं। और सूबेदार भी इनके सामने अपनी ढसकी दिखाने से पीछे नहीं हटता, अच्छे इत्र लगाता और इनके सामने किसी राजा की तरह खुद को दिखाता और उससे गांव वालों को अपनी ठाठ दिखाने के लिए एक रिकॉर्ड प्लेयर भी मंगाता है। और गांव वालों के सामने इसके ये इमेज है कि सरकार बहुत शौकीन है, मगर गांव वालों इससे बहुत डरते हैं क्योंकि वो बहुत जालिम भी है। क्योंकि जब एक आदमी ने गलती से इसका रिकॉर्ड प्लेयर तोड़ दिया है तो वो गांव वालों के सामने उसे बहुत मारता है, और अगर गांव वाले नहीं होते तो वो उसकी जान भी ले लेता। आज गांव में एक प्रोग्राम है और गांव के मुखिया ने सूबेदार को भी इनवाइट किया है, और जब वो प्रोग्राम में आता है तो उसकी नज़र सोनबाई पर आकर रुक जाती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो उसे अपने तंबू में भेजने की डिमांड करता है। फिर वो अपने तंबू में उसका इंतज़ार करने लगता है, मगर यहाँ तो कोई और लड़की आती है। सोनबाई इतनी आसानी से किसी के हाथ आने वाली चीज़ नहीं थी, बड़ा अकड़ था उसमें। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो किसी और दिन। सोनबाई का पति गांव का एक मजदूर है और शहर से उसके लिए चिट्ठी आई है और रेल में उसकी नौकरी पक्की हो गई है, इसलिए वो गांव छोड़कर जा रहा है और जल्दी सोनबाई को भी बुला लेगा। मगर तब तक वो गांव में उसे अपने दम पर रहना है। जब भी वो नदी से पानी भरने या कपड़े धोने जाती, सूबेदार उसे गंदी नजर से देखता है, और अब तो वो ये भी समझ गई है कि सूबेदार की नजर उस पर खराब है। चाहे कपड़े से पूरा जिस्म ढक ले, मगर पूरी नीयत का कोई इलाज नहीं किया जा सकता।
अक्सर सूबेदार के तंबू के आसपास लोगों की भीड़ जमा रहती थी। कभी कोई कर्ज की माफी के लिए आता तो कभी कोई इंसाफ के लिए आता। एक सुबह जब सूबेदार अपनी हजामत बनवा रहा था, हर दिन की तरह गांव वाले उसके पास आना शुरू कर चुके थे और आज भी वो नदी की तरफ जाते हुए सोनबाई को देखता है। तब वो हजामत के बीच में उठकर सोनबाई के पीछे जाता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसको तंबू में आए, इसके लिए गाना बजाएगा और ऐसे जादू दिखाएगा कि इसके होश उड़ जाएंगे। सूबेदार उसके जिस्म को छूने की कोशिश करता है, तभी वो उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रख देती है। क्योंकि गांव वाले भी वहीं थे इसके सामने, तो उनकी बहुत बेइज्जती हो गई। इसलिए उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सोनबाई को पकड़कर उसके पास लाया जाए। पर आज सोनबाई ऐसे भागती है मानो उसके पर लग गए और घोड़े भी उसे नहीं पकड़ पाते। वो भागते हुए मसाले के एक कारखाने में जाकर छुप जाती है। सोनबाई यहाँ काम किया करती है। कारखाने के दरबान जब सोनबाई को घबराया हुआ देखता है तो वो कारखाने का दरवाज़ा बंद कर देता है, सिपाहियों को दरवाजे के बाहर रोक देता है। सिपाहियों के बहुत डराने धमकाने के बावजूद वो दरवाज़ा उनके लिए नहीं खोलता, क्योंकि वो समझ चुका है कि वो लोग सोनबाई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। दरबान अबू मियाँ एक बुजुर्ग आदमी है और एक पैर कब्र में है और इन्हें लगता है कि दिल की बीमारी है। मगर जब सिपाही छत से अंदर आने की कोशिश करते हैं तो वो इनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर अंदर आने की कोशिश की तो खून बहेगा। और फिर सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया। और इधर गांव वाले भी इस बात पर चर्चा करने लगे कि जब सूबेदार ने सोनबाई के साथ जबरदस्ती की तो उसने इतना जोरदार थप्पड़ जड़ा कि उसके दांत टूट गए और मुंह से खून निकलने लगा। वह सूबेदार भी कहाँ चुप बैठने वाला था और अब तो बात उसकी इज्जत पर आ गई थी और एक मामूली सी लड़की उसके साथ ऐसे कैसे पेश आ सकती है, उसे इसके लिए सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो कारखाने के मालिक जीवन सेठ को बुलाता और कहता है कि वो दरबान से कहे कि वो सिपाहियों के लिए दरवाजा कर ले। वो चाहे तो दरवाजा तोड़ भी सकता है और अगर दरवाजा टूटा तो गोदाम के ताले भी टूटेंगे और तुम्हारी तिजोरी भी। डर के मारे जीवन सेठ उसकी बात मान जाता है और कारखाना पहुंच जाता है और अबू से कहता है कि उसने दरवाजा क्यों बंद करके रखा है, वो दरवाजा खोले, से गोदाम से कुछ सामान निकालना है। मगर अबू दरवाज़ा खोलने से पहले सीढ़ी लगाकर बाहर देखता है कि क्या सच में सामान निकलवाने आया है या सिपाहियों को भी लेकर आया है। और वो देखता है कि सिपाही भी उसके साथ है, इसलिए वो दरवाज़ा खोलने से मना कर देता है। मगर सेठ उसे धमकी देता है कि वो नौकरी से निकाल देगा और वो कहता है कि मैं कारखाने का दरबान हूँ, उसका काम कारखाने के सामान की हिफाजत नहीं बल्कि यहाँ पे काम करने वाली औरतों की हिफाजत करना भी उसकी जिम्मेदारी है। और फिर वो कहता है कि सेठ आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ा, और क्या उसे नहीं पता कि वो लोग सोनबाई के साथ क्या करेंगे। और अब अबू ने यह बात ठान ली थी कि चाहे जो भी हो जाए वो सूबेदार की मनमानी नहीं चलने देगा। और अबू से इस बात की उम्मीद थी कि जब सारे गांव को पता चलेगा तो सब लोग सोनबाई का साथ देंगे। मगर कारखाने में काम करने वाली कुछ बुजुर्ग औरतें जानती थी कि इस गांव के लोगों का ऐसा कैरेक्टर नहीं है। ऐसा कुछ साल पहले भी हो चुका है मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। जब सेठ से ये काम नहीं हो सका तो सूबेदार ने मुखिया को बुलाया और सोनबाई को लाने की जिम्मेदारी अब उसकी है। वो उसे एक तरीके से ये लगाम ही समझे। वैसे तो मुखिया गांव वालों के सामने बहुत रोब झाड़ता है। उसने तो अपनी बेटी को स्कूल से भी निकलवा दिया था कि लड़कों के बीच में बैठकर कैसे पढ़ सकती है। मगर सूबेदार ने सोनबाई को उसके सामने लाने की बात कही और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे बुरी सजा मिलेगी और सारे गांव को जला दिया जाएगा। उसने जल्दी से गांव में पंचायत रखी और सभी को इस बात पर राय देने को कहा। मगर उसने तो पहले से ही ये सोच लिया था कि सब मिलकर ये फैसला लेंगे कि गांव वालों की भलाई के लिए सोनबाई को पकड़कर सूबेदार के हवाले कर दिया जाए। मगर मास्टर उसके खिलाफ होता और कहता है कि एक सोनबाई से उसकी भूख नहीं मिटी और आज उसने एक सोनबाई मांगी है और अगर उसे पता चला कि गांव में सिर्फ नामर्द है और उसके एक इशारे पर उसके सामने कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं तो उसे की क्या गारंटी है कि उसके बाद वो गाँव की किसी और औरत को नहीं मांगेगा। कल को मुखिया तुमसे वो तुम्हारी पत्नी ही मांग ले तो मुखिया तुम क्या करोगे। और ये सुनकर मुखिया भड़क जाता और मास्टर पर अपना गुस्सा उतारने लगता और यही गुस्सा उसे सूबेदार पर दिखाना चाहिए। मगर वहाँ तो उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसने भी उसकी बात का विरोध किया और मुखिया ने उसे चुप करा दिया।
और फिर बहुत सारे लोगों को लेकर कारखाने की तरफ जाता है सोनबाई को लाने। मगर जब मुखिया की पत्नी देखती है कि उसके पति से मामला नहीं संभल रहा है, तब उसने खुद गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उन्होंने अपने पति की बुजदिली के आगे बर्तन बजाए। मगर फिर भी नामर्दों पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। कारखाने के अंदर बंद औरतों की हालत भी खराब थी। इन्हें इस बात का डर था कि अगर सिपाही अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा, और कई तो इस बात पर भी राजी थी कि सोनबाई चुपचाप सूबेदार के पास चली जाए और बिना कुछ हुए सब ठीक हो जाएगा। और एक औरत कहती है कि जरूर उसने सूबेदार को ही उकसाया होगा, नहीं तो कोई उसके पीछे क्यों पड़ा रहेगा, उसी की गलती है। एक औरत राधा उसके साथ सो चुकी थी। उसने तो उसे ये भी बताया कि वो उसका दीवाना है, और उस दिन जब वो उसके पास गई थी तो वो उसके बारे में पूछ रहा था। भी गांव के लोग कारखाने के पास पहुंच जाते हैं। एक बार तो लगा कि सारा गांव उनकी मदद के लिए आया है, मगर वो तो सूबेदार की दलाली करने आए थे। और फिर मुखिया कहता है कि किसी एक की वजह से पूरे गांव पर मुसीबत आ रही है, तो उसे अपनी कुर्बानी देकर गांव वालों को बचा लेना चाहिए। मुखिया अबू से कहता है कि तुम दरवाज़ा खोल दो। अबू मियाँ को उम्मीद थी कि गाँव वाले उसकी मदद के लिए आएंगे, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मगर अबू मियाँ ने अब ठान ली थी कि जैसे उसने जिद पकड़ ली, या तो मरेंगे या तो मार कर रहेंगे, और उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया और कहता है कि वो इस जुर्म में भागीदार नहीं बनेगा। जाकर कह दो सूबेदार को कि गांव में एक मर्द अभी भी मौजूद है, जवान नहीं सही बूढ़ा ही सही, मगर उसके रहते हुए इस जुल्म की मर्जी नहीं चलेगी। अभी गांव वाले उसे समझाते हैं कि उसका मुकाबला करना बेवकूफ़ी है। उसके सिपाही दरवाज़ा तोड़कर सोनबाई को भी उठाकर लेकर जाएंगे और वो बेमौत मारा जाएगा। जब सोनबाई को कारखाने के अंदर मौजूद औरतें बुरा भला कहती हैं तो वो बाहर जाने के लिए राजी हो जाती है, मगर अबू उसे रोक देता है और कहता है अगर थोड़ी बहुत ताना सुन भी लिया तो क्या, उसमें क्या बुरा है, सब तो उनके अपने ही हैं। जब सूबेदार के सारे प्लान फेल हो जाते हैं तब वो खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है, और अंदर औरतें भी लड़ने के लिए तैयार है। और सोनबाई के हाथ में एक हंसुआ है, उसे नहीं मारेगी तो खुद को मार लेगी। और अब तो बात सेल्फ रेस्पेक्ट पर आ गई थी। अबू मियाँ ने गन में गोलियां भर ली थी और लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही दरवाजा टूटता है वो गोली चलाकर सिपाहियों को जख्मी कर देता है। एक गोली तो सूबेदार के कान के पास से ही निकल जाती है और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है, मगर जवाबी फायरिंग में अबू मियाँ को गोली लग जाती है और वहीं पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और सूबेदार को लगा कि अब तो वो आसानी से सोनबाई को लेकर जा सकता है, इसलिए वो पूरे अकड़ के साथ अकेले ही कारखाने के अंदर चला जाता है। पर उसे पता नहीं है कि अंदर उसका स्वागत कैसे होने वाला है। सामने उसे सोनबाई खड़ी हुई दिखाई देती है और वो हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक से दो औरतें उसके ऊपर मिर्च पाउडर फेंक देती है। सारी मिर्च उसकी आंखों में चली जाती है और मिर्च की वजह से आंखों में जलन होने लगता है। फिर एक के बाद एक औरतें उसके ऊपर मिर्ची डालती हैं, जितना हो सके डालती जाती हैं, और उसके सिपाही भी कुछ समझ नहीं सके कि अंदर क्या हो रहा है। और जिन आंखों से नजर डालकर सूबेदार ने अपनी नीयत खराब की थी, औरतों ने उसमें मिर्च डालकर उसे बेकार कर दिया था। सूबेदार अंधा हो गया और ये दर्द भरी चीखें सुनकर गांव वालों के भी होश उड़ जाते हैं। गाइस, इस मूवी का ये पार्ट मुझे बहुत पसंद आया है। कहानी दिखाती है कि जब मर्द सिर्फ नाम के मत रह जाए और अपनी औरतों की इज्जत की हिफाजत भी ना कर सकें, तो औरतों को अपनी इज्जत की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है। आखिर कारखाने के अंदर मौजूद औरतों ही सोनबाई के साथ खड़ी हुई और जुल्म के का सामना किया। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।